आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक की जिस टॉपिक के बारे में शायद मैं कभी खुद भी बात नहीं करती, और वो टॉपिक जो कि हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा हश किया जाता है। जो भी इस टॉपिक के बारे में बात करता है उसको कह दिया जाता है कि इस तरह की बातें नहीं करो या किसी और को ना बताना, और अगर बताया तो तुम्हारी बदनामी होगी। ये स्टोरी जब आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये स्टोरी मुझे 2 साल से पता है, बट मैंने कभी इसके बारे में बात इसीलिए नहीं की क्योंकि मुझे शायद इस तरह लगा कि कोई गलत बात है, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बट कल जो ये इंसिडेंट हुआ है गंगाराम हॉस्पिटल का, जिन लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ है, ये है कि एक छोटी सी बच्ची गंगाराम हॉस्पिटल में अपने किसी रिलेटिव से मिलने आई थी जो कि बीमार था, एंड वो एडमिटेड थे। तो बाहर आप लोगों ने देखा होगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जो भी रिलेटिव्स आते हैं उनके लिए जगह तो होती नहीं है, तो वो बाहर ही कॉरिडोर वगैरह में सो जाते हैं। वो 5 साल की बच्ची थी और वो सो रही थी इसी तरह किसी एलीवे कॉरिडोर के अंदर, एंड वहाँ पे एक 22 साल का लड़का जिसका नाम आबिद मतीन है, वो वहाँ पे क्लीनिंग का काम करता है, और उन्होंने उस बच्ची को अकेले सोते हुए देखा और उन्होंने उसके साथ ज्यादती की। अब जैसी ये देखा तो जो मदर थी उनकी बच्ची की, उन्होंने शोर मचाया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स आ गए, पैरामेडिकल स्टाफ आ गए, नर्सेज आ गए, और उन्होंने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और कहा कि इस लड़के को FIR इसके अगेंस्ट सख्त करनी चाहिए। होना क्या था जो कि हर दफ़ा होता है, जो मैंने खुद भी इतनी दफ़ा एक्सपीरियंस किया, कि थोड़ी देर बाद अम्मा ने फौरन स्टेटमेंट बदल ली और कहा कि मुझे तो करवाना ही नहीं है इसके आगे। उसका क्या रीज़न था हमें नहीं पता, किसी ने उसको धमकाया, हमें नहीं पता। मुझे क्या पता है जो मेरे सामने हुआ था, और जो मेरे सामने हुआ था वो उस बच्ची की स्टोरी है जो कि कभी सोशल मीडिया या कहीं पे भी किसी को नहीं पता, और बच्ची को कभी जस्टिस भी नहीं मिल पाया। और शायद मैं उस टाइम पे खुद इतनी डर गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ मैटर ही नहीं करती, मैं इसके बारे में बात कर भी लूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और हम में से बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हमारी आवाज़ मैटर नहीं करती। पर रिसेंटली जो कुछ इंडिया में हुआ उसको देख के मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली कि वो पूरी कौम साथ खड़ी हो गई उस डॉक्टर के लिए जिसका रेप हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, और उन्होंने जस्टिस मांगा। उन्होंने उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को रिज़ाइन करवाया, CBI की इन्वेस्टिगेशन की। और मुझे उसको देख के अपने ऊपर भी शर्म आई और बाकियों पे भी शर्म आई कि हम लोग चुप कर जाते हैं, हमने गिव अप कर दिया है, हम डिसेंसिटाइज हो गए हैं। हमें कोई कहते हैं कि उस बच्ची का रेप हो गया या उसका हो गया तो हम कहते हैं बस ज़माना ही ख़राब है, मगर हम ज़माने को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करते। जिससे अगर आप किसी के पास भी जाएंगे तो वो आपको आगे से यही कहेगा कि बस छोड़ो, ये तो होता रहता है, दुनिया तो हमेशा से ख़राब है। हम अगर दुनिया को सही करने के लिए कितने लोग खड़े हुए हैं। मुझे ये सारे इंडिया वाले इंसिडेंट से मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी हुई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर और खौफ भी रहा है, बट मुझे ये ज़रूर फील हुआ है कि अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कभी हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज नहीं आएगा। मैं इस बच्चे की स्टोरी के बारे में बताने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट बताना चाहती हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर, बाकी कंट्रीज के अंदर मुझे नहीं पता कि क्या है, बट पाकिस्तान के अंदर जो स्टैट है वो आप बेशक गूगल भी कर लिएगा, हर 20 मिनट में एक लड़की का रेप होता है, ठीक है। और ये 10% केस है जो कि रजिस्टर होते हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि कितने केसेस होंगे जो कि रजिस्टर भी नहीं होते। उसमें से एक केस के बारे में मैं आपको अब बताती हूँ। मैं थी हाउस ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, मैं इमरजेंसी वार्ड में काम कर रही थी उस टाइम पे। अगर आपने कभी भी किसी गवर्नमेंट अस्पताल का इमरजेंसी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कितना रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। आई थिंक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी, अगर आप अपनी सिर्फ पल के भी झपको तो उस मिनट में 10 से 50 पेशेंट्स अंदर आ रहे होते हैं, इतना रश होता है। ऑब्वियसली फ्री अस्पताल है तो बहुत, मतलब एक तो जो मेरा हॉस्पिटल था वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल था, सो बहुत जगहों से लोग आ रहे होते थे, एंड कसूर की साइड से आ रहे होते थे, पंजाब की बाकी रीजन से आ रहे होते थे। तो व्हाट आई मीन टू से कि पेशेंट्स का लोड बहुत ज़्यादा था, ठीक है।
हुआ ये कि मेरी रात की ड्यूटी थी, कोई 3 बज रहे थे और मैं थकी हुई थी, क्योंकि हर मिनट पे आप पेशेंट को देख रहे होते हो और आप थक जाते हो। इतने पेशेंट्स होते हैं, इतने क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं कि आप उनकी मतलब आप उनके पास से जा भी नहीं सकते। तो हम क्या कर रहे होते थे, हम ट्रीट 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 ट्रीट, जो ठीक हो रहा है उसको कह रहे हैं चले आप जाए, दूसरा बेड पे आ रहा है। इस तरह मुझे याद है कि रात के 3 बज रहे थे और 4 औरतें आई और छोटी सी बच्ची को लेकर आई। आई थिंक वो 7-8 साल की होगी, और उसको लाके वो पीछे फौरन हमारे पीछे इमरजेंसी के रूम में एक सबसे आखिरी वाला जो बेड था ना उस पे ले गई। अच्छा, उस टाइम पे मुझे नहीं पता, मगर मुझे कुछ हुआ कि बच्ची मतलब कुछ हुआ है, मतलब होता है ना, मुझे लगा शायद नॉर्मली हमारे पास बच्चों से डायरिया के साथ बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मुझे हुआ कि नहीं है, इसको वो नहीं है। मेरे साथ एक और ड्यूटी पे डॉक्टर थी, बाकी कोई और, बाकी सारे जो हम अपने स्लीपिंग हाफ में थे, तो हम लोग इस तरह डिवाइड करते थे कि एक एक घंटे के लिए पूरी रात में हमें सिर्फ 1 घंटा सोने का मिलता था, क्योंकि उसके अलावा तो हमें ड्यूटी पे होना तो होता था। तो वो 1 घंटे के लिए वो एक हाफ सोने गया हुआ था, तो हम 2 डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे। अच्छा, वो किसी और पेशेंट्स को देख रही थी, तो मैं उस बच्ची के पास गई और वो 4 जो थी ना, वो कोई औरतें थी, और मैंने उनसे कहा कि आप में से कौन इसकी माँ है? तो उन्होंने कहा हम में से कोई भी नहीं है, इसकी जो मदर है वो ऊपर वाले वार्ड में आईसीयू में एडमिटेड है। तो मुझे फिर पहला मेरे दिमाग में आया कि शायद बेचारी बेहोश हो गई हो, शायद मतलब उसको ट्रॉमेटाइज्ड होगी बच्ची। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि इसे क्या हुआ है, तो वो मुझे मुझे कहती है कि बस ये ठीक नहीं है, बस ये ठीक नहीं है। अब मैं उनसे बार बार पूछ रही हूँ कि मतलब क्या मतलब ये ठीक नहीं है, कोई तबीयत खराब है, क्या तबीयत खराब है, हम बताएं, इसको ट्रीट करेंगे। तो आगे से कहती है आप इससे खुद पूछें, आप इससे खुद पूछें। अब मैंने उस बच्ची को, हम लोग जिस तरह एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो हम लोग पेट पे हाथ रखते हैं, उस समय पता चल जाता है कि कहीं पे दर्द तो नहीं हो रही। अच्छा, दर्द हो रही होती तो पता चल जाता है किसी चीज़ का सिम्टम है। मैं उसको जैसे ही हाथ पे पेट रखा, उसने इतनी जोर से उसने चिल्लाई और बिल्कुल सुकड़ के ऐसे बैठ गई। तो मुझे लगा शायद इसको दर्द हो रहा है, क्योंकि अपेंडिसाइटिस में नॉर्मली आप पेशेंट्स को आप प्रेस करो तो वो करते हैं एकदम से। तो मैंने उसको कहा कब से दर्द हो रही है, तो उसने कहा मुझे दर्द नहीं हो रही, बस मुझे अब हाथ ना लगाओ। तो मैंने उससे कहा क्यों, मैं तुम्हें हाथ क्यों ना लगाऊं, क्योंकि मैं उससे बात करना शुरू की। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते थे, तो हमें आदत तो थी। तो मैंने उससे कहा आप फिक्र नहीं करो, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे, और मैं हाथ लगाऊंगी, मुझे पता चलेगा कि आपको दर्द कहाँ पे, मैं इसकी ट्रीटमेंट करूंगी। उसने कहा मुझे दर्द नहीं है, बस मुझे जो है, मुझे यहाँ नहीं रहना। और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और उससे पूछती गई। अभी 1 घंटा गुजर गया है, वो बच्ची मेरे पास है और वो 4 औरतें गायब हो गई हैं, मुझे नहीं पता कहाँ गई। और वो बच्ची अकेली मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ। और फिर उसने मुझे बस ये कहा कि मैंने घर नहीं जाना। मैं उससे जब ट्रीट करी, मगर तुम ठीक हो जाओगी तो तुम घर जाओगी। उसने कहा मैंने घर नहीं जाना। मैंने उससे कहा क्यों, घर क्यों नहीं जाना, घर पे कौन रहता है? मैं उससे फिर पूछना शुरू हो गई कि अच्छा घर में कौन रहता है, किधर रहती हो, क्योंकि वो जो 4 औरतें लाई थी वो भी नहीं थी। तो मुझे अब समझ नहीं आया था कि इस बच्ची का साथ क्या है, मैं इसके साथ क्या करूं, लाइक मैं किधर इसको लेके जाऊं। जो हमारे सीनियर्स थे वो सब बहुत क्रिटिकल केसेस में बिजी थे, तो मैं ही उसके साथ, मैं सोच मतलब मेरे ऊपर उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एकदम से मैंने उसके हाथ पे ना निशान देखे रेड कलर के, जैसे किसी ने उसको जोर से पकड़ा हुआ था। उससे मुझे आइडिया हुआ शायद उसको किसी ने मारा है। तो मैंने उससे पूछा कि आपको किसी ने मारा है, किसी ने आपके साथ कुछ किया है? जैसे ही बस मैंने ये वर्ड निकाला, वो इतना रोए, वो रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। और फिर मुझे थोड़ा सा इस तरह फील हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, बट जो आगे उसने मुझे बताया मैं वो भी कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। उसके बाद हुआ ये कि मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बताओ, बिकॉज मुझे आपको ट्रीट करना पड़ेगा। वो बहुत डरी हुई थी, उसने कहा मैं नहीं बता सकती, मैं इस चीज़, मेरे अब्बू यहीं होते हैं, मेरे अब्बू यहीं होते हैं। फिर उसने एकदम से ये बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा आपके अब्बू यहीं होते हैं, कहाँ पे होते हैं? फिर उसने मुझे बताया मेडिसिन में होते हैं, मेडिकल यूनिट को कहते थे हम, M1, उसको भी पता था। तो उसने कहा कि वहां पर होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं उनको बुला लेती हूँ। उसने कहा नहीं, उनको नहीं बुलाना, आपने उनको नहीं बुलाना। वो उनसे डरी हुई थी। मुझे दिमाग में जब तक ये था कि उसके अब्बा ने उसको मारा है, उसके निशान पड़े हुए, शायद ये मसला है, मैं श्योर नहीं थी जब तक।
उस जो 4 औरतें थी उनमें से एक औरत आई और उसने कहा कि मैं इस लड़की की खाला हूँ। तो मैंने कहा इसको क्या हुआ है, इस तरह क्यों रिस्पॉन्ड करी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्या ट्रीट करूँ, बिकॉज मुझे कुछ बता नहीं रही है, बहुत डरी हुई है, मैं इससे कब से पूछ रही हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि आप इसका ना एग्जामिनेशन करो, नीचे हाफ का, उसके ये वर्ड्स थे। मैंने उसका एग्जामिनेशन किया तो मतलब मैं इसके बारे में बात भी नहीं कर सकती। इट वॉज दैट टेरेबल। ना इसके बारे में बात करना, मैं मतलब उसको मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, पर आप बस ये समझ लो कि जैसे किसी ने किसी क्वेश्चन को लेके बस फाड़ दिया। उसका इतना बुरा हाल था और मुझे नहीं, मैंने सोचा भी नहीं। इतने टाइम में मुझे बस ये लगता रहा कि शायद कोई किसी ने उसको शायद मार दिया है, शायद मतलब कोई चोट लग गई है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आया। और उसको देखते ही मुझे समझ आया कि इतने पेन में ये है और ये कह रही मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि फिर मैंने उसकी खाला से पूछा, मैंने कहा आप मुझे सही से बताएं क्या हुआ है। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि आप पहले मुझसे ये वादा करो कि आप किसी को बताओगी नहीं। मैंने कहा मैं चले किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएं। मैं डेस्परेट हो गई थी कि मुझे पता चले हुआ क्या है, क्योंकि मैंने फिर इसको मेडिकल लीगल केस में लेके जाना था, उसके लिए हमारा अलग डिपार्टमेंट होता है। उसने मुझे बताया कि इस जो बच्ची की अम्मी थी वो पैरालाइज थी घर के अंदर। बच्ची ने कोई अब्बू से बदतमीजी कर दी या कुछ कर दिया, सो ही रेप्ड हर इन फ्रंट ऑफ द पैरालाइज्ड मदर। एंड अम्मा आईसीयू में एडमिटेड थी, बच्ची इमरजेंसी वार्ड में है और अब्बा काम पे उसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है खुशी से। मैं रिसेंटली, बल्कि मैं आपको बताती हूँ, मुझे उनका पता था कि वो हैं कौन, क्योंकि मैं खुद मेडिकल यूनिट 1 में काम करती थी, तो मुझे आइडिया था। और मुझे समझ नहीं आया, मैंने उस सुबह उनको देखा था और वो बिल्कुल नॉर्मल थे, वैसे ही हंस रहे थे। और बल्कि बहुत ज्यादा मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो मुझे तो देख के भी मतलब मुझे ऑनेस्टली मेरे ना अल्फाज ही, जब भी मैं उसके बारे में बात करती हूँ मेरे अल्फाज खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उस बच्ची के अंदर मैंने अपने आप को भी देखा। हम में से मेरे ख्याल से आप अपने अराउंड जितनी भी अपनी फीमेल फ्रेंड्स हों या बहनें हों या बच्चियां हों, उनसे पूछेंगे उसमें से 90% लड़कियों को सेक्सुअल हरासमेंट का वो विक्टिम बन चुकी हैं। और इस तरह की स्टोरी सुन के उनको अपनी डेफिनेटली वो बहुत एक डार्क जगह चली जाती हैं। पॉइंट ये था कि उस बच्ची को मैं लेके गई मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट में और मैंने उनको जाके बताया, ये रात के कुछ 4-5 बजे, सुबह के सॉरी, इस वक्त शिफ्ट चेंज होने वाली थी, 1 घंटा रह गया था। मैंने जाके अपने सीनियर को बताया, उन्होंने कहा चलो हम मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट चलते हैं। मुझे था कि बच्ची की सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट थी, मगर मुझे था कि उसको मतलब उस वर्कर को निकाला जाए। हम लड़कियां उसके अराउंड हैं भी कैसे, उसको कैसे परमिशन भी कैसे वहां पे सेम जगह पे होने की। हम लोग मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट गए हैं, मैंने उनको ये सारा केस बताया है और वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने मुझे पहली चीज पता है क्या कही है, उन्होंने कहा है आप अपनी ड्यूटी पे फोकस करें डॉक्टर साहिबा, ये सब होता रहता है, ये मामले हम देख लेंगे, आप जाके अपनी ड्यूटी पे फोकस करें। और मैंने उनसे कहा कि मैं ड्यूटी पे फोकस कर रही हूँ तो मैं आपसे ये बात कर रही हूँ और आप इसको मेडिकल लीगल एक केस बनाए, आप मुझे कोई स्लिप दें, मतलब बच्ची का क्या होगा, वैसे सवाल करिए। उन्होंने कहा बस आप जाके काम करें, अपना काम करें। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। पीछे से उनके साथ कोई और बैठे हुए थे, वो हंसना शुरू हो गए कि इतनी बातों पर परेशान हो जाती हैं लड़कियां। तो आप इस सारी कहानी से ना एक बहुत बड़ा मसला समझने की कोशिश करें जो कि हमारी सोसाइटी का है, जो कि पेट्रियार्कल डोमिनेंस कहलाता है। जो कि ये है कि अगर किसी मर्द ने इस तरह कुछ कर भी दिया है तो दूसरे मर्द के लिए वो इतनी सी बात है, या वो नहीं है तो फिर वो ये होगा कि वो तो लड़की की अपनी गलती थी। तो इस वक्त हमें इस माइंडसेट से लड़ने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस माइंडसेट पे भी आवाज उठाएं। और सेकेंडली, ये जो रेपिस्ट का बस कस्टडी में जाना और उसके बाद रिलीज हो जाना जो ये कि नॉर्म बन गया, इस वजह से सोसाइटी डिसेंसिटाइज हो गई है। अच्छा रेप हो गया, ठीक है, तो होता रहता है।
उसके अगेंस्ट कोई ना कोई पब्लिक में कोई ना कोई एग्जाम्पल बननी चाहिए। रेपिस्ट को पब्लिकली हैंग क्यों नहीं किया जाता? रेपिस्ट को पब्लिकली स्टोन क्यों नहीं किया जाता? उनको इतना ये एक नॉर्मल हमारी सोसाइटी में क्यों हो गया है? मतलब ये अब आप खुद सोचो कि मैं अभी रिसेंटली उसी हॉस्पिटल अपने किसी पेपर वर्क से गई हूँ और मुझे वही वर्कर वहां पे दिखे हैं, तो इससे समझ आता है कि कितना हमारी सोसाइटी में इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। आई वेरी सॉरी, इस वक्त मैं खुद बहुत ज़्यादा इमोशन से गुजर रही हूँ। मैं शायद इतनी कॉन्फिडेंटली इसके बारे में बात नहीं कर पा रही बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट रही हूँ फॉर द पास्ट। कल से जब से ये मैंने इंसिडेंट सुना है उससे मुझे ये सब याद आ गया है। और मैं यही बस कहना चाहती हूँ कि हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए इस पर। डेफिनेटली हम अगर नहीं उठाएंगे तो, और अगर अब नहीं उठाएंगे तो हम कब उठाएंगे? उसके साथ साथ प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।